हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए एचएपी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आपको कुछ इसी प्रकार के एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आज जो भी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा उसका डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि उससे रिलेटेड कहीं और भी एमसीक्यू आ जाए तो वो आप खुद से भी कर पाए। ठीक है, तो बेहतर तरीके से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जरूर से जरूर। इस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए या एमसीक्यू रूप में आ जाए। ठीक है, और इस टॉप 10 एमसीक्यू का सीरीज मैंने एचएपी का बना लिया, पहले भी 3 वीडियो आ चुकी है। तो एक बार प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिए, वहां से कुछ 5-6 वीडियो आ जाएंगे आपको एचएपी के एमसीक्यू का। इससे बाहर एमसीक्यू आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आएगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से सारे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझिए। ओके, और यदि आप पूरे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बचे हुए दिनों में लाइव क्लासेस पर डे चल रही है, तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि डिटेल में कैसे करेंगे मैं वो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन थ्रू। कहने का मतलब हुआ कि आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग सिस्टम जैसा काम करता है। हमारा हार्ट पंप करता है ना? पंप करता है तो ब्लड को कहाँ भेजता है? बॉडी तक भी भेजता है और लंग्स में भी भेजता है। तो लंग्स में कौन से ब्लड को भेजता है? इम्प्योर ब्लड को भेजता है। और बॉडी तक कौन सा ब्लड को भेजता है? तो प्योर ब्लड को भेजता है। तो वही बोल रहा है, प्रोपेल करना मतलब धक्का देना। जो हार्ट है वो लंग्स तक ब्लड को भेज रहा है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो वो किस चैम्बर से? तो आपको पता होगा कि हार्ट का कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। ध्यान से सुनिएगा, 4 चैम्बर। ठीक है, और वो चारों चैम्बर का नाम क्या है? जैसे कि आप देख लीजिए, इधर साइड में वो क्या है? राइट एट्रियम है। क्या है? राइट एट्रियम। फिर ये हमारा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। और इधर हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? 4 स्लाइड हो गया, 4 चैम्बर हो गया हार्ट का। अब सबसे पहले सर्कुलेशन समझिए कि वेना कावा एक ऐसा सबसे बड़ा क्या कहते हैं वेन कौन सा है? तो वेना कावा। वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है। किस चैम्बर में? राइट एट्रियम में। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में। किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद वो लंग्स में जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को, ब्लड प्योर हो जाता है। उसके बाद वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड फिर वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि ब्लड प्रोपेल टू द लंग्स, कहाँ पे ब्लड को लंग्स में भेजा गया? तो कहाँ से भेजा गया? देख लो, राइट वेंट्रिकल से ही तो ब्लड को कहाँ भेजा गया? लंग्स में। तो ध्यान रहना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में भेजा गया, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो ध्यान से रखिएगा, इस चैप्टर से, इस स्लाइड से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ब्लड, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का। प्लस कैसे कैसे सीक्वेंस है? तो सबसे पहले वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। देन कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स में आएगा। लंग्स के बाद कहाँ चल जाएगा? वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर उसके बाद वो ब्लड ऑर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन चलता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन, केराटिन, फैटी एसिड या नन ऑफ द अबव। तो मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन। कहीं पे भी आपको स्वेलिंग हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लामेशन, जिसको स्वेलिंग कहना है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी पर अटैक करता है तो आपका बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करता है ना, एक सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करता है? वो आपका बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करता है कि वो कुछ सिक्रीट करता है ना, ताकि इन्फ्लेम हो जाता है बॉडी को बचाने के लिए। तो वही जो हमारा मास्ट सेल है वो क्या करता है? हिस्टामिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? हिस्टामिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन सिक्रेशन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड माउथ इज, बच्चे के मुंह में दांत की संख्या क्या होती है। आप लोग क्या सर दांत गिनवा रहे हैं, तो क्वेश्चन आती है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, बच्चे के मुंह में दांत कितना होता है और एडल्ट के मुंह में दांत कितना होता है। वैसे तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए बच्चे के मुंह में कितनी दांत होती है टोटल 20 और एडल्ट के मुंह में कितनी दांत होती है टोटल बताओ 32 ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कैसे होता है आपके लेवल का क्वेश्चन क्या आता है, तो कभी कभी डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डेंटल फॉर्मूला। तो बच्चे के दांत का जो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुन लो। तो आपको पता होगा दांत कितने प्रकार का होता है, 4, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, उसके संख्या के हिसाब से, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, 2102/2102। किसका है ये, बच्चे के दांतों का संख्या है, ठीक है। अब बात करें एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला वही चीज देख लो, सीक्वेंस ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और उसमें क्या होता है 2123/2123, 2123/2123 होता है डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का। अब इससे कैसे टोटल 20 दांत 32 दांत निकालेंगे, तो देखो भैया जो डेंटल फॉर्मूला में ऊपर लिखा गया है वो अपर हाफ जॉ में दांत का, जैसे आई के नीचे है तो इंसीजर 2 गो, अपर हाफ जॉ, जैसे देखो अपर जॉ है, ये ऊपर वाला अपर जॉ हो गया, नीचे वाला लोअर जॉ हो गया, और उसमें भी हाफ को ही लिया गया है, अपर जॉ में पूरा नहीं लिया गया, हाफ को लिया गया है। तो देख लो इंसीजर दांत कितना है 2, है ना, इंसीजर आगे वाला दांत को कहते हैं ना, तो आधा कोई लेंगे, है तो 4 लेकिन आधा कोई लेंगे ना, तो 2 प्लस कैनाइन कितना 1, 21 हो गया, 2 1, फिर प्रीमोलर कितना है 2, और मोलर कितना देख रहे हो 3 को दिख रहा है ना, 2123/2123 दिख गया ना। उसी तरीके से सेम पैटर्न नीचे भी फॉलो होता है। तो अपर जॉ में टोटल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हाफ लिया गया था, तो नीचे भी है, तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना दांत हो गया, जोड़ो 2 1 3 2 5 3 8 दूने 16 और 16 दांत हो गया। नीचे भी देखो 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16, तो 16 16 ऊपर 16 दांत नीचे 16 दांत, तो टोटल कितना हो गया 32। उसी तरीके से प्रीमोलर की बात ये कहते हैं चाइल्ड में बात करें तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 3 2 5 5 दूनी 10, ऊपर 10 दांत और नीचे भी 10 दांत, तो 10 10 20। तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, चाइल्ड में टोटल दांत की संख्या 20, एडल्ट में टोटल दांत की संख्या 32, कितने 32। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि आपका क्वेश्चन एक बार इस तरीके से आता है कि बच्चे में कौन सी दांत नहीं होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो देखिए पी के नीचे 0 दिख रहा है ना, तो बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होता है, चाइल्ड में प्रीमोलर दांत नहीं होता है, तो वही प्रीमोलर की बात कर रहे हैं कि प्रीमोलर दांत नहीं होता है, क्योंकि वहां देखिए 0 दिख रहा होगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस को। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, द नंबर ऑफ चाइल्ड माउथ इज, तो कितना टीथ में कितना हो जाएगा 20, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न्ड विथ, लिम्फेटिक टिश्यू किससे कंसर्न्ड है, लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक टिश्यू आपको पता है ना जो लिम्फ से रिलेटेड, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हो, है ना, तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से कुछ रिलेटेड ऑर्गन्स हैं जो कि मैंने नाम लिखकर पहले से भी रखा है, आपको ध्यान रखना है, वो याद कर लेना है, ठीक है। तो आपके लिम्फ में होता क्या है, मैक्सिमम WBC होता है, पता है ना, WBC बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में। तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सा है, तो स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ्स, है ना, ये सारी चीजें कंसर्न्ड हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पेनक्रियाज है क्या, नहीं, स्प्लीन है, यस स्प्लीन है, ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, थायराइड का कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिम्फेटिक टिश्यू का किसे लेना देना है, स्प्लीन से। तो इसी तरीके से आप चीजें याद रखेंगे। और आपको देखिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे। देखिए आप लोगों की भी लापरवाही है, हम लोगों ने लगभग लाइव क्लासेस के माध्यम से हर एक चीजें पढ़ा दी, कोई भी क्वेश्चन आपको HAP में बाहर नहीं दिख रहा होगा जितना मैंने लाइव क्रैश कोर्स में पढ़ा दिया पूरा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में, है ना। आज हमारा वो खत्म हो जाएगा, तो फिर भी अभी भी टाइम है आपके पास, वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाती हैं, अभी भी आप सही से ध्यान दे देते हैं तो आप पास हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में। जितना पढ़ा दिया लाइव क्लास में ऐप पर, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, है ना। आएंगे तो थोड़ा बहुत आएगा, 70 to 80% तो हमारे पढ़ाई से आएगा ना, और 70 to 80% मार्क्स बहुत होता है भैया, उसमें से आपको 50% भी याद रह गया तो 50% मार्क्स ले आएंगे आप, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों की भी लापरवाही है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी भी पॉसिबल है कि आप आराम से पास हो सकते हैं। और इस तरीके की सीरीज यदि आपको अच्छी लग रही है
कि सर एमसीक्यू वगैरह हर सब्जेक्ट के करवाया दिया जाए, तो एमसीक्यू सीरीज आपका 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू का लाइव क्लास चलेगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे भी कुछ कुछ कराया जाए, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी कराया जाएगा। और आपको एग्जाम रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है, अभी आप लोगों के डाउट सॉल्विंग में दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन फंस गया, सर उसी क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता तो आगे हम नहीं पढ़ेंगे, तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के लिए एक सुविधा दी गई है हम लोगों की तरफ से कि आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका फोटो खींच करके मुझे भेज दीजिए, मैं उसका आंसर लिख करके खुद आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसका आपको भेजना कहाँ है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620, ठीक है, तो उस पर आप भेज दीजिए MITHILESHKUMAR 3620 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप सर्च करेंगे, देन इस पे आप क्या कहते हैं भेज दीजिए अपने डाउट्स। कोई भी एग्जाम डेट वगैरह लेकर के आप लोग परेशान रहते हैं तो आप ही लोग के लिए हम हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की वाली बात नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कोलोन इज रिलेटेड टू, कोलोन क्या है, कोलोन किससे रिलेटेड है, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़े होंगे तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, एक होता था सीकम, दूसरा होता था कोलन और तीसरा था क्या, रेक्टम, है ना, सीकम कोलन एंड रेक्टम। तो वही कोलोन किससे रिलेटेड हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन से। जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तो उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा गया, सीकम, कोलम एंड रेक्टम, सीकम इस वाले हिस्से को। अब कोलोन को फर्दर 4 टाइप्स में बांटा गया है, तो अगर ऊपर की ओर चल रहा है तो असेंडिंग कोलन, अगर इस तरीके से है तो ट्रांसवर्स कोलन, नीचे की ओर डिसेंड कर रहा है तो डिसेंडिंग कोलन, और ये इस तरीके से है कर्व टाइप का तो सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो कोलन किससे रिलेटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, अब नेफ्राइटिस इज द डिजीज ऑकर्स इन, नेफ्राइटिस एक डिजीज है जो कि किस में पाया जाता है, तो नेफ्राइटिस को किसको कहते हैं, इन्फेक्शन ऑफ नेफ्रॉन, इन्फेक्शन यदि नेफ्रॉन में हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस, है ना। और नेफ्रॉन किस में पाया जाता है भैया, किडनी में, क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए किडनी क्या करता है, यूरिन फॉर्म कर पाता है। तो नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन का इन्फेक्शन, और नेफ्रॉन किडनी में है तो हम लोग कह सकते हैं कि नेफ्राइटिस किस में पाया जाएगा, किडनी में, है कि नहीं, किडनी में पाया जाएगा, आंसर किडनी हो गया। नेक्स्ट है एडिसन्स डिजीज रिलेटेड टू, एडिसन्स डिजीज किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड। तो पहले मैं समझाता हूँ एडिसन्स डिजीज होता क्या है। तो देखिए एडिसन्स डिजीज आपका पहले ये समझिए कि आपका एड्रिनल ग्लैंड जानते हैं, एडिसन्स डिजीज रिलेटेड है एड्रिनल ग्लैंड से, वो कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए आपका किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड, दोनों तरफ पाया जाता है, इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड को जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर वाले हिस्से को एड्रिनल मेडुला कहते हैं और बाहरी हिस्से को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, बाहरी रीजन को एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले रीजन को एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड। और जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स आपका सिक्रीट बहुत कम कर पाता है, तो उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज में आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक प्रकार का ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ओके, तो एडिसन्स डिजीज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के भी किस भाग से, तो बाहरी वाले भाग से, जिसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मूवेबल बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम होता क्या भैया, रीढ़ की हड्डी होती है। आपका रीढ़ की हड्डी किस तरीके से बना हुआ है मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप मोती की माला होता है ना, जैसे कि 108 मोती वाली माला होती है, तो किस तरीके से वो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर एक माला होती है, और आप उसको हिलाएंगे तो हिलता भी है ना, मोती हिलता भी है। उसी तरीके से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी, बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी हुई है ना, छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी हुई है। और उस सारे बोन की संख्या कितनी है, हमारा टोटल कहे तो 33। किस स्टेज में, अगर हम लोग बात करें फ्यूज्ड वाले, अनफ्यूज्ड वाले स्टेज में, जब हम लोग का अनफ्यूज्ड होता है मतलब फ्यूज नहीं होता है, और अगर फ्यूज की बात करें तो आपको 26 होगा। डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछ दे कि कितना वर्टिब्रल कॉलम होता है तो आप आंसर 26 करेंगे, लेकिन अगर पूछ दे अनफ्यूज्ड कंडीशन में या फिर बच्चे में कितना होता है तो 33 होता है। ठीक है, आपको 33 को 5 भाग में बांटा गया है।
कितने भाग में? 5 भाग में, है ना। वो वर्टिब्रल कॉलम को 5 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले वाले को सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है भैया? तो आपका होता है 7, कितना होता है? 7 थर्ड की कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। फिर थोरासिक कितना होता है? 12, लंबर कितना होता है? 5, और पेल्विक वाले रीजन को 2 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाले को कहते हैं सैक्रम, सैक्रम, एंड नीचे वाले को क्या कहते हैं? कॉकेक्स। क्या कहते हैं? कॉकेक्स। और सैक्रम कितने बोन से मिलकर बना हुआ है? 5 फ्यूज्ड बोन से, है ना। 5 को बोन आपस में फ्यूज हुआ तब सैक्रम बना, और यहाँ पे कॉकेक्स में 4 बोन आपस में फ्यूज हुआ तब जाके कॉकेक्स बना, ठीक है। तो आपको सैक्रम को एक अलग से गिनते हैं और कॉकेक्स को एक अलग से गिनते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूज हो गया ना। फ्यूज होने के बाद क्या होता है? एक ही गिनाएगा। फ्यूज होना मतलब सट जाना। तो यहाँ हो गया कितना? 12 7 19, 5 24, 1 25, 1 26, तो टोटल हो गया कितना? 26 फ्यूज कंडीशन में। अगर अनफ्यूज बात करें, जब बच्चा में अनफ्यूज होता है, वो फ्यूज नहीं होता है, तो वो क्या आ जाएगा? 12 7 19, 5 24, और 24 5 गिनाएगा, 5 29, और 29 4 33, तो 33 हो गया। लेकिन अब बात करते हैं मूवेबल बोन कौन सी होगी। तो मूवेबल मतलब जो मूव कर सके, और मूव वही कर पाएगा जो फ्यूज्ड नहीं होगा, है ना। और फ्यूज्ड कौन सा नहीं है? तो फ्यूज्ड सिर्फ सैक्रम और कॉकेक्स है। फ्यूज्ड तो ये तीनों नहीं है ना। ये तीनों वाला बोन जितना भी होता है वर्टिब्रम में, वो सारे क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। तो कितना है देखिए? 12 7 19, 19 5 24, तो टोटल 24 को जो वर्टिब्रल बोन है वो क्या है? 24, यानी 12 पेयर जो होगा वो क्या होगा? मूवेबल बोन होगा वर्टिब्रल कॉलम का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा घुमा के देखिए। बहुत तरीके के क्वेश्चन है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना? 7, थोरेसिक कितना? 12, लंबर कितना? 5, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन किससे सिक्रेट होता है? हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू। अब कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है भैया? तो आपको पता होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकल जाता है, जैसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इससे वो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया, तो जो बचा है उसी को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वो कॉर्पस ल्यूटियम इंडोक्राइन पार्ट के जैसा काम करता है। वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है बताइए? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो फाइनली हमने 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए आज, और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भैया आप लोग चिंतित हैं कैसे तैयारी करें। समय तो एक्चुअली कम बचा हुआ है, लेकिन आप हमारे कोर्स को अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी हम लोग तैयारी, ऐसा नहीं कि क्लास कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बार बार रिवाइज हम लोग जब तक एग्जाम होते रहेगा, हर समय पर डे 2-3 घंटे लाइव क्लास होती रहेंगी। और लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया, वही पढ़ाया जाता है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा इस कोर्स को आप एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो हम लोग यहाँ पे मेहनत करवाएंगे। हम लोग पढ़ा रहे हैं रेगुलर, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिस सब्जेक्ट का आपका चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से, है ना। ई बुक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सारी चीजें 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज दे दीजिए, कई बार आप लोग बोलते हैं ये एग्जाम प्रिपरेशन गाइड हम लोग इसीलिए मंगाए हैं, इसीलिए बनाए हैं, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। और अब भी अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो शायद घर तक पहुंचने में लेट हो जाए आपका। तो यही है कि इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जैसे ही आप इसको परचेज करते हैं तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है ना। तो पीडीएफ तुरंत मिल जाता है, और ऑफलाइन मिलने में 5-6 दिन का समय लग जाता है, तो आप तब तक पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी हैं और अपना नैया पार लगाना है, बैक वैक लगने से बचना है, तो इस तरीके के एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को प्रेफरेंस दीजिए, और अभी मोटे मोटे किताबों में मत पीसिए। और यहाँ पे जितने भी मॉडल पेपर वगैरह हैं सब सॉल्व कर लीजिए, गारंटी है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएगा। बाद में एग्जाम के बाद मैं मिलवा दूंगा कि देखो क्वेश्चन यहाँ से आया, ये गाइड में था, ठीक है। बीटीयूपी की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ओके। चलिए अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको
नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन में जाना है, यहीं पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स मिल जाएगा, एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी मिल जाएगा। और किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। शाम के 6 बजे, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। और कोई पर्सनल रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, मैंने अपना आईडी आपको दे दिया है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपके लाइफ में, आपके एग्जाम के लिए। तो क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।